वेक्टर्स को समझने के लिए एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लीजिए अपने घर की छत पे खड़े हैं प्यारे मोहन, और छत पे खड़े हुए प्यारे मोहन को नीचे उनके 3 दोस्त दिख गए, ए, बी और सी, और उन्होंने उन तीनों दोस्तों को ऊपर आने के लिए बोला, और ये तीनों दोस्त ए, बी और सी प्यारे से मिलने छत पे चले गए। अब इनके बीच में मुलाकात स्टार्ट हो गई। भाई बहुत टाइम बाद मिले, बातें करने लग गए, ठीक है। ये मुलाकात लेकिन थोड़ी देर बाद गर्म हो गई, लड़ाई चालू हो गई और मुक्का लात में कन्वर्ट हो गई, वो मुक्का लात हो गई। अब क्या देखते हैं, इसके चक्कर में प्यारे मोहन छत से टपक गए इस लड़ाई में और नीचे गिर गए। बस भगवान को प्यारे होते होते ही बचे, हड्डियां टूट गई उनकी, ठीक है। हॉस्पिटल लेके गए उनको। अब प्यारे मोहन को गुस्सा आया और उन्होंने ए, बी, सी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। तो भाई जज साहब ने जो है अब तीनों को कोर्ट में बुलाया कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है। तो तीनों ए, बी और सी कोर्ट में पहुंचे और प्यारे मोहन भी पहुंच गए वहां पर सारा हादसा बताने। अब कार्यवाही चालू हुई। तो भाई जज साहब ने पूछा प्यारे मोहन से पूरा हादसा, ठीक है भाई, प्यारे मोहन ने सब बता दिया। अब जज साहब ने ए से पूछा, ए तुम प्यारे मोहन पर कितनी फोर्स लगा रहे थे? जज साहब अभी फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ के आए हैं, उनको पता है फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ए से पूछा कितनी फोर्स लगा रहे थे तुम प्यारे मोहन पर जब वो गिरा तब? तो ए ने बोला जज साहब मैं 300 न्यूटन लगा रहा था विद यूनिट, 300 न्यूटन लगा रहा था, ठीक है भाई। बी से पूछा तुम कितनी फोर्स लगा रहे थे भाई? जज साहब मैं 400 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, 400 न्यूटन। अब सी से पूछ रहे हैं, अब सी थरथर कांप रहा है। सी से पूछे तुम कितनी फोर्स लगा रहे थे प्यारे मोहन पर? तो सी ने बोला मैं 500 न्यूटन, 500 न्यूटन फोर्स लगा रहा था प्यारे मोहन पर। तो जैसे जज साहब ने सुना कि सी ने 500 न्यूटन फोर्स लगाई, तो जज साहब फैसला सुनाने वाले हैं। बताइए किसको सजा मिलनी चाहिए भाई, किसको सजा मिलनी चाहिए? बस जैसा आप सोच रहे हैं जज साहब ने बिल्कुल वैसे ही सोचा, सी को सजा मिलनी चाहिए, सबसे ज्यादा फोर्स लगाई है इसने। तो उन्होंने कह दिया सी को जेल में बंद कर दो। जैसे ही सी ने ये सुना वो तो कांपने लग गया। उसने बोला जज साहब मैं 500 न्यूटन भले ही फोर्स लगा रहा था, लेकिन मैं तो प्यारे को बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं तो उसको खींच रहा था। ए और बी तो उसे धक्का दे रहे थे, मैं तो उसे बचाने के लिए इस तरफ फोर्स लगा रहा था। अब जैसे ही सी ने ये बोला, जज साहब ने बोला ओ माय गॉड, ये तो अच्छा हुआ बात पता पड़ गई, ये तो मतलब ए और बी को सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ए और बी को सजा दी। तो जज साहब ने बोला यार फोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से तो मिल ही नहीं पाई, मतलब फोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके डायरेक्शन की जानकारी होना भी जरूरी है। मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पता हो तो ही पूरी जानकारी होती है। बिल्कुल। तो अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है, और उन्हें ही वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। तो अब हम दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो हमने देखा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज those physical quantities which have both magnitude and direction and follows rules of vector algebra। तो वो क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और जो वेक्टर एल्जेब्रा के रूल्स को फॉलो करती हैं। अब ये वेक्टर एल्जेब्रा के कौन से रूल्स होते हैं भाई, ये हम देखेंगे। तो भाई वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो वेक्टर एल्जेब्रा के रूल्स को फॉलो करती हो, ठीक है भाई। चलो बहुत अच्छी बात भाई। एग्जाम्पल क्या है वेक्टर क्वांटिटीज के, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अभी हमने देखा भी था स्टोरी में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बिल्कुल पड़ रही है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है भी, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है डिस्क्राइब करने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, पर ये 3 क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब पता है वेक्टर का हिंदी में नाम क्या होता है, बहुत लॉजिकल नाम होता है, सदिश। स मतलब विद,
दिश दिशा से रिलेटेड है, डायरेक्शन, सदिश मतलब विद डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटीज जो विद डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, चलिए भाई ये वेक्टर क्वांटिटीज तो हो गई। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से ही हम पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो एक तो हमने देखी वेक्टर क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है, और रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। दूसरी टाइप की क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज, जिनको हम पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड की मदद से ही, उसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, मास, टाइम। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा कितना समय हो गया, तो हम बोलेंगे यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, आधा घंटा हो गया, 25 मिनट हो गए। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है 25 मिनट नॉर्थ में हो गए, नहीं भाई 25 मिनट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है जिससे टाइम का आइडिया लग गया पूरा। तो सारी इन्फॉर्मेशन उस 25 मिनट में आ गई, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। स्केलर क्वांटिटी। 2 किलो शक्कर देना भाई, कभी ऐसे बोलते हैं 2 किलो नॉर्थ में शक्कर देना, ईस्ट में शक्कर देना 2 किलो, ऐसा तो नहीं होता है भाई, नहीं, 2 किलो शक्कर देना भाई, तो 2 किलो में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई उसकी। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है छोटी क्लासेस में। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं जरा एग्जांपल से। मान लीजिए एक पॉइंट ए से एक बॉल ट्रेवल करना स्टार्ट करती है और वो कुछ इस तरीके से चलकर पॉइंट बी तक आ जाती है। ठीक है, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, जो एक्चुअल रास्ता उसने ट्रेवल करा वो है 5 किलोमीटर। तो कोई हमसे पूछेगा भाई इस बॉल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे भाई 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती डिस्टेंस में, 5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब किसी ने पूछा भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी जो पुरानी नॉलेज से हम देखें, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ए से बी को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका डिस्टेंस, उनके बीच में दूरी है 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 किलोमीटर। लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए हम कैसे आंसर करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ इनके बीच में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज को। तो वेक्टर क्वांटिटीज को डायग्रामेटिकली एक एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, एरो का जो आगे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं हेड और पीछे वाले हिस्से को टेल। तो एक एरो की मदद से अपन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी जो एरो है ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इस एरो की डायरेक्शन से बताई जा रही है। भाई वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो इस एरो की डायरेक्शन उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है। दूसरी बात, एरो की जो लंबाई है वो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए ये एरो 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शंस भी हम ले लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो ये एरो ईस्ट में पॉइंट कर रहा है, देखिए, मतलब ये एरो एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और जो कि ईस्ट में लग रही है क्योंकि एरो ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमको 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो जो कि ईस्ट में लग रही है, मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 न्यूटन का एरो जितनी लंबाई का है उससे एग्जैक्टली डबल लंबाई का 10 न्यूटन का एरो बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये एरो जो आया ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ईस्ट में लग रही है। ठीक है, 15 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना होता तो 5 न्यूटन की जो लेंथ है एरो की उससे 3 टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को एरो की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब अगर कोई हमसे पूछे कि भाई ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम देखते बता देंगे ये तो रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों सिंबल्स को देखकर एकदम से पता पड़ जाता है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है। उसी तरह से अगर हमें कुछ वेरिएबल्स से वेक्टर्स डिनोट करने, वेक्टर क्वांटिटीज, तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है? देखिए, ए के ऊपर एरो, इसका मतलब ये ए वेक्टर है, ये एक वेरिएबल है जिससे हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको पढ़ा जाता है ए वेक्टर। क्या पढ़ा जाता है इसको? ए वेक्टर। एरो खोपड़ी पे लगने से ये पता पड़ गया कि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल है जिसे हम बोलते हैं ए वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली बी वेक्टर, तो खोपड़ी पे एरो आते ही मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। कई जगह एरो वाला फॉलो होता है, हम भी एरो वाला फॉलो करेंगे, और कई जगह एरो नहीं लगाकर लेटर्स को बोल्ड कर देते हैं कई बुक्स में। ठीक है। तो हम तो एरो वाला कन्वेंशन फॉलो करेंगे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। और क्या रिप्रेजेंटेशन यूज करे जाते हैं भाई? अब देखिए, अगर एक वेक्टर वेरिएबल के आगे मॉड का सिंबल लगा दिया जाए, इसका मतलब वो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो जो दो डंडे लगा दिए ए वेक्टर के अगल बगल में, ये उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपसे अगर हमको मिलेगा ए वेक्टर के आगे मॉड लगा हुआ है, मतलब वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक एफ वेक्टर लिया, एफ वेक्टर जो कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 न्यूटन की फोर्स को ईस्ट डायरेक्शन में लगती हुई। तो ये एफ वेक्टर 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है। तो भाई हमसे पूछे मॉड ऑफ एफ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है मैग्नीट्यूड। सो दिस फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। किसी भी वेक्टर के आगे मॉड लग गया मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो भाई हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या सिंबल्स यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, वो देख लिया। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि भाई दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जाता है? सो two vectors are said to be equal if and only if they have same magnitude and same direction. दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ये भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। देखिए, बिल्कुल दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। मान लीजिए अपने को ये गिवन है, तो मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन भी सेम, तो ये सेम ही तो वेक्टर हुए। भाई देखिए, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सेम ही वेक्टर हुए। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। सिमिलरली ये दोनों वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या ये दोनों बराबर हैं? गिवन है हमको मैग्नीट्यूड सेम है और पॉइंट तो सेम डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा, बताइए ये दोनों वेक्टर्स 2 मीटर पर सेकेंड और 2 न्यूटन, डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये तो फिजिकल क्वांटिटी ही अलग अलग हो गई। 2 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है और 2 न्यूटन वाला वेक्टर तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी अलग हो गई, इनफैक्ट इनका तो मैग्नीट्यूड ही अलग हो गया। मैग्नीट्यूड में यूनिट होता है 2 मीटर पर सेकेंड और फोर्स में 2 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड ही इनका अलग अलग है और ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी अलग हो गई तो वेक्टर उनके सेम कैसे हो सकते हैं भाई? डायरेक्शन भले ही सेम है लेकिन वेक्टर्स ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब इससे एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। क्या? देखिए, मान लीजिए कोई सा वेक्टर है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो अगर अपन इस वेक्टर को थोड़ा साइड में सरका दें, इसी वेक्टर को थोड़ा साइड में सरका दें, डायरेक्शन चेंज नहीं करी, अभी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और लेंथ तो बढ़ा ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स बराबर हुए। मतलब कि अगर मैं वेक्टर इधर बनाऊं या उधर बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इस वेक्टर को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं तो भी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब पैरेलल शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा वेक्टर में।
हम वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज करे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उससे वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते उन्हें हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, जिन्हें हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डायरेक्शन सेम रख रहे हैं। यूं नहीं घुमा दिया उसको, डायरेक्शन ही बदल दी, नहीं भाई, इधर मूव कर दिया, इधर मूव कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वेक्टर में। ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। और कुछ वेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोकलाइज वेक्टर कहते हैं, जिन्हें हम शिफ्ट नहीं करते हैं, उनकी शिफ्टिंग से कुछ चीजें चेंज हो जाती है। आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए। तो अभी हम वेक्टर्स की बेसिक चीजें देख रहे हैं। उसमें एक और चीज आती है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होता है, किसे एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोला जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और एंगल हमको गिवन है 120 डिग्री। अब क्वेश्चन आता है, ये दो वेक्टर्स हैं, क्या इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है या 60 डिग्री है? क्या है इनके बीच का एंगल 120 के 60? सर ये 60 कहां से आया? 60 यहां से आया। हमने देखा वेक्टर्स को तो हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो अगर नीचे वाले वेक्टर को हम शिफ्ट करके आगे भेज दें और ऊपर वाले को भी आगे भेज दें, तो देखिए दोनों वेक्टर चेंज नहीं हुए, लेकिन इनके बीच में तो अब एंगल 60 डिग्री हो गया। तो भाई 120 बोले कि 60 बोले, क्या कहलाएगा एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में? जो 120 वाला केस है उसमें एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से बंधा है, एक की मुंडी दूसरे की पूंछ से बंधी हुई है, और दूसरे वाले केस में तो दोनों की पूंछ बंधी हुई है, टेल और टेल जुड़ी हुई है दोनों की। तो क्या एंगल बोला जाएगा 120 के 60? तो देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे डिफाइन होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल मेड व्हेन देयर टेल टू टेल कोइंसाइड। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स तब नापा जाता है, उसे बोला जाता है जब दो वेक्टर्स की टेल से टेल बंधी हो, पूंछ से पूंछ बंधी हो, ठीक है, तब एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोला जाता है। स्मॉलर एंगल की क्या बात है वो हम देखेंगे, पर अभी हमने ये बात सीखी कि टेल टू टेल कोइंसाइड। ठीक है, तो भाई जो एग्जांपल हमने लिया था इसमें तो हेड से टेल है, दो वेक्टर्स की टेल से टेल होगी तब जाकर एंगल लिया जाएगा। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। क्या है एंगल? 60 डिग्री। तो पहले हम वेक्टर्स की टेल से टेल मिलाएंगे, फिर एंगल नापेंगे। वो गाना है ना, ताल से ताल मिला, वही वो होल्ड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कन्वेंशन से बोला गया है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब स्मॉलर एंगल की क्या बात थी, क्यों बात थी, देखते हैं जरा। मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा केस है, इसमें टेल से टेल कौन साइड है? बिल्कुल है। अब देखिए क्या एंगल बन रहा है, 120 एंगल बन रहा है इनके बीच में, लेकिन टेल से टेल कौन साइड है, उसके बाद 120 बना, लेकिन 240 भी तो बन रहा है, 240 एंगल भी तो है इनके बीच में। 120 क्यों, 240 भी तो है, इसलिए स्मॉलर एंगल की बात करी गई। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल। 120 और 240 में से कौन सा स्मॉलर है? 120। इसीलिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री बोला जाएगा, ना कि 240। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए टेल से टेल कोइंसाइड करो, और जो छोटा एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो ये दो वेक्टर्स हमको गिवन है, हेड टू हेड कोइंसाइड हो रहे हैं, इनके हेड और हेड मिल रहे हैं आपस में बंधे हुए। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल अभी गिवन है 30 डिग्री। अब पूछा जा रहा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है। ठीक है, तो क्या सीखा था सबसे पहले, टेल से टेल कोइंसाइड, तो इनको ऐसे शिफ्ट करेंगे पैरेलली, इनका डायरेक्शन चेंज करे बिना ऐसे शिफ्ट करना है कि इनकी टेल से टेल कोइंसाइड हो जाए। तो कैसे शिफ्ट करेंगे भाई, इनको ऐसे सरका देंगे टेल से टेल कोइंसाइड, और ये एंगल भी कितना बना, 30 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से देख सकते हैं 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री। चलिए अब मान लीजिए आपके सामने ये दो वेक्टर्स गिवन हैं, बताइए क्या है इनके बीच का एंगल। एक इधर एक इधर, इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। टेल से टेल कौन साइड है ये, 180 डिग्री। चलिए इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताइए, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में कितना एंगल है। अब इनको पास पास ले आएंगे अगर अपन, तो टेल से टेल कौन साइड हो जाएगी और एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री।
मूव कर सकते हैं इनको पैरेलली, पास पास ले आएंगे, चिपक जाएंगे, 0 डिग्री एंगल बनेगा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बताइए चलिए कितना एंगल है, एक इधर एक इधर। क्यों, ये तो केस कर ही रखा है अभी हमने, नीचे वाले को सरकार लेंगे इधर, बराबर लाइन में ले आएंगे, तो ये एक इधर एक इधर, 180 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम बढ़िया आसानी से बता सकते हैं, टेल से टेल कोइंसाइड करनी होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। नाउ अब की पॉइंट देखते हैं इसमें हम, जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में वो 0 और 180 डिग्री के बीच में ही होता है। 0 से लेकर 180 डिग्री तक ही हो सकता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कैसे भाई, मान लीजिए हमने तो ये दो वेक्टर ले लिए, अब इनमें तो देखो भाई 240 डिग्री का एंगल है, हो गया ना 180 से ज्यादा? नहीं, डेफिनेशन क्या थी, स्मॉलर एंगल, तो एंगल इन दोनों के बीच में तो 120 है। देखिए टोटल एंगल 360 होता है, ठीक है। अब अगर 180 और 180 है तब तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 हो जाएगा। अगर एक एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो जो दूसरा उसका जोड़ीदार है 360 माइनस जिसको करके निकालेंगे वो 180 से कम होगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 या उससे कम ही आएगा हमेशा, 180 से ज्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये बात हमने सीखी एंगल बिटवीन वेक्टर्स में। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए वो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होने का मतलब क्या, उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, एंगल 0 डिग्री है, तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स के एग्जांपल। ये दो वेक्टर्स है, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही है। पैरेलल में तो सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इनफैक्ट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स भी पैरेलल हो सकते हैं। हो सकता है ए वेक्टर फोर्स का हो, बी वेक्टर वेलोसिटी का हो, बिल्कुल हो सकता है। पैरेलल होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने चाहिए, वो वेक्टर पैरेलल कहलाते हैं। दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब ये यूज आएगा पैरेलल वेक्टर्स का आगे, जैसे कोई हमसे बोलेगा कि एक फोर्स लग रही है किसी डायरेक्शन में, उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, तब हमें पैरेलल वेक्टर से हिसाब लगाना है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, चलिए भाई अब इसका उल्टा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब इसकी डेफिनेशन तो आपने गेस कर ही होगी अभी तक, जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो। वेक्टर्स एंटी पैरेलल कहलाते हैं व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब एंगल उनके बीच में जब 180 डिग्री होता है तो वो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। देखिए एग्जांपल सिंपल सा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर एक इधर। दूसरा एग्जांपल, ये भी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, वेक्टर्स एंटी पैरेलल कब होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के पास में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जरा, कैसे कैसे डायरेक्शन होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाई अभी तक तो हमने 4 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बहुत बचपन से यूज करते आ रहे हैं, कॉमनली यूज है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसमें जो एक बात है, ये रिप्रेजेंट हम हमेशा इसको इस तरह से करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम कैसे बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें जो सीखने वाली बात है, नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं होता है और साउथ मतलब नीचे नहीं होता है। नॉर्थ मतलब होता है सामने और साउथ मतलब होता है पीछे। नॉर्थ मतलब सामने, साउथ मतलब पीछे। देखिए अभी तक हमारे दिमाग में नॉर्थ साउथ की जो पिक्चर बनी है, जो हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड इन पे देखते आ रहे हैं, वो व्हाइट बोर्ड वर्टिकल होता है, तो उसमें जो भी बनाता है वो इस तरह से बनाता है, व्हाइट बोर्ड ऐसे तो होते नहीं है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन में, तो बनाने उसी प्लेन में पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमें लगता है नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। नहीं भाई, नॉर्थ मतलब सामने होता है, साउथ मतलब पीछे होता है। ऊपर मतलब तो वर्टिकली अपवर्ड होता है और नीचे मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब देखिए हमने अगर फिल्मों में डायलॉग सुना हो, डेफिनेटली सुना होगा, जब पुलिस चोरों को घेर लेती है और क्या बोलती है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोई चांस नहीं है, भागने की कोशिश मत करना, चारों तरफ से घेर लिया है।
तो पुलिस वाले कौन से 4 तरफ की बात कर रहे होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्या नॉर्थ मतलब पुलिस वाले छत पे और 2 पुलिस वाले ग्राउंड के अंदर साउथ में जाते हैं क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की बात होती है उसमें वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं होता। हम बोलते हैं हम नॉर्थ इंडिया घूम के आए, मतलब हम ऊपर गए क्या ऐसे यूं आसमान में गए? नहीं भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सीधी सी बात है, ठीक है। नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं होता, ऊपर मतलब ऊपर ही होता है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो देखिए कॉपी में जो आप बनाते हैं ना, एक्चुअली आपकी नोटबुक में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वो एक्चुअली में सही है। तो अगर हम कॉपी में आपके हिसाब से देखें तो भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट कॉपी में बिल्कुल सही बनते हैं। नॉर्थ सामने, साउथ पीछे, ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वो तो हमारे पास में क्योंकि वर्टिकल ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होता है इसलिए हम नॉर्थ साउथ ऐसे बना देते हैं उसमें, ठीक है। तो भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन हमने बना लिया। और भी डायरेक्शन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे ये डायरेक्शन है। अब लोग इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के कहीं तो बीच में नॉर्थ ईस्ट। नहीं भाई, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है। ऐसे तो फिर ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये क्या सारे नॉर्थ ईस्ट है क्या? नहीं, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को कैसे डायरेक्शन बताया जाता है देखते हैं जरा। तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए इसको कैसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, तो इसको बोला जाता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसे हम कोई सा भी डायरेक्शन बता सकते हैं। देखिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अब ये वेक्टर है जिसका एंगल है 40 डिग्री। तो देखिए ये वेस्ट से 40 डिग्री ऊपर है, वेस्ट डायरेक्शन से 40 डिग्री ऊपर, किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट से डिनोट करा जाएगा ये वाला डायरेक्शन। और आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यार ये 40 डिग्री इधर है तो 50 डिग्री ऊपर वाले से भी तो बना रहा है ये। बिल्कुल बना रहा है। तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही, 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अब मैं ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब ऊपर नॉर्थ है ऐसा नहीं है। नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं होता, वो तो यहां बनाया ऐसा है इसके चक्कर में। ध्यान हो गया हमको बात। गाय की पूंछ किस डायरेक्शन में होती है? अब लटकी रहती गाय की पूंछ साउथ में? नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, बिल्कुल नेमिंग हमको आ गई करना। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्शन 45 डिग्री पर है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में है, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो सिर्फ 45 डिग्री वालों को नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये वेक्टर अगर हम ले जो कि 45 डिग्री बना रहा है, सो दैट विल बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शंस की बात हमको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया हमको, बहुत अच्छी बात। अब इन डायरेक्शंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक सिचुएशन है, अ मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, ठीक है भाई, एंड देन 15 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एन ऑफ ई मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंड देन 25 मीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ड्रॉ इट्स पोजीशन वेक्टर डायग्राम। मतलब उसका हमें डायग्राम बनाना है चला चलाकर, उसकी पोजीशन को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हुए डायग्राम बनाना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक पार्टिकल सबसे पहले 10 मीटर ईस्ट में चला, एक मैन, तो उसको 10 मीटर पहले ईस्ट में चलाते हैं। अब उसके लिए हमने जो है डायरेक्शंस मार्क कर दिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तभी तो पहले 10 मीटर ईस्ट में चलाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, 10 मीटर चलाया ईस्ट में। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। वहां पहुंचने के बाद वो जा रहा है 15 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। अब देखिए जहां पर वो पार्टिकल पहुंचा वहां पर वापस से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाई जाएगी, वहीं से तो हिसाब लगाएंगे। अब देखिए वो ऐसे मूव करके चल रहा है कि ऐसे मूव करके चल रहा है, हमें नहीं पता।
एक बार जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन डिसाइड हो गए उसी के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता वो ईस्ट में चल गया तो इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, नहीं भाई, कैसे भी चल रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिए जो बना लिए वैसे ही बनेंगे अब वो। ठीक है भाई, चलो अब यहां से 15 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ 30 डिग्री पर, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो एंगल होगा 30 डिग्री, और कितना चला 15 मीटर, यहां तक पहुंचा दिया। फिर 25 मीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो फिर से डायरेक्शन बनाएंगे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बताइए 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, कितना चला दिया 25 मीटर, बस बन गया वेक्टर डायग्राम इसका। ठीक है।